हेलो एवरीवन। मेरा नाम मंथन जिंदल है। मैंने यूपीएससी 2024 में 440वीं रैंक हासिल की है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है। लास्ट वीडियो में कुछ सवाल थे जिनके जवाब देना रह गया था। मोर और लेस बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी थी। तो इस पार्ट में मैं जितने भी सवाल लोगों के रह गए थे वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके। तो एक सवाल था कि आपने न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो किया और न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। तो मैंने न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया था। यूजुअली या तो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं एस्पिरेंट्स या फिर द हिंदू फॉलो करते हैं। तो दोनों ही अच्छे हैं। दोनों में से जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। और इंडियन एक्सप्रेस रिलेटिवली मोर बैलेंस्ड पेपर लगता है। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करने का। और इसमें जो मेन वो है कि कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज में से सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी, एक रफ़ आइडिया लिया कि आज पूरे दिन में हुआ क्या है। उसके बाद जो सेकंड पेज होता है उसमें जो फर्स्ट पेज की न्यूज़ होती है उन्हीं का थोड़ा डिटेल्ड में, मतलब जो फर्स्ट पेज में रह गया होता है कंटेंट वो सेकंड पेज में होता है। तो वो सेकंड पेज सारी न्यूज़ का नहीं पढ़ना। जो न्यूज़ एकदम एग्ज़ाम वर्दी लगी हमें या कुछ ऐसा लगा कि इसमें और कंटेंट हमें जानने की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है, उसका उसका सेकंड पेज में एनालिसिस भी पढ़ लिया। बाकी फर्स्ट पेज में अपनी बाकी फर्स्ट पेज में अपनी जो हमने वो पढ़ी वो उनसे काम चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है सीधे लास्ट पेज पे चले जाओ। लास्ट पेज में और रिवर्स ऑर्डर में न्यूज़पेपर में पढ़ने लग जाओ। अब लास्ट पेज में स्पोर्ट्स वाला सेक्शन मिस कर सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन नहीं आते और मेंस में भी क्वेश्चन नहीं आते। मतलब देयर हैज़ बीन फ्यू इंस्टेंसेस जब क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करें तो यूटिलिटी काफ़ी कम है स्पोर्ट्स सेक्शन को डिटेल में पढ़ने की। अगर अपना इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स सेक्शन भी पढ़ सकते हैं। तो बैक में से अगर पेजेस में आएंगे तो उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स वाला पेज एंड वर्ल्ड अफेयर्स वाला पेज। तो क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था तो मैं इकोनॉमिक्स वाले पेज को काफ़ी डेप्थ में पढ़ता था। इन जनरल उसकी हेडिंग देख के उसको भी स्किप कर सकते हैं। और फिर जो वर्ल्ड अफेयर्स वाला पेज आता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का रिलेवेंस धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो उस पेज को रिलेटिवली थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें तो काफ़ी बेटर है। हालांकि बॉल बाई बॉल कमेंट्री जिन चीज़ों की चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की चल रही है, इसराइल हमास वॉर की चल रही है, या फिर अभी इंडिया पाकिस्तान इशू पे चल रही है, तो उसमें उतना डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। बस हेडिंग्स पढ़ ली, इन जनरल एक आइडिया ले लिया कि अभी इस सिचुएशन में क्या नई अपडेट हुई है। उसके अलावा उस पेज को भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेन्ड वाला पेज। तो एक्सप्लेन्ड वाला पेज इंडियन एक्सप्रेस ने स्पेशली डिज़ाइंड यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए किया है। तो वो पेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सप्लेन्ड वाले पेज को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। एक्सप्लेन्ड वाले पेज को लाइक प्रॉपर पेन लेके अंडरलाइन करके भी पढ़ सकते हैं। और उसके जो अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल आ गया है, जैसे कई बार आ जाता है गवर्नर और स्टेट में जैसे टसल चल रही है, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या हुए हैं, इस अब रिसेंट न्यू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या हुए हैं उस चीज़ से रिलेटेड, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ेंगे तो इट विल बी गुड। उसके अलावा एक्सप्लेन्ड वाले पेज के बाद आ जाता है अपना एडिटोरियल वाला पेज। तो एडिटोरियल वाले पेज को भी काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। उसमें बस अगर प्योरली पॉलिटिकल कोई एडिटोरियल आ गया है तो उसको स्किप कर सकते हैं, या प्योरली किसी ऐसे टॉपिक से रिलेटेड एडिटोरियल है जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। जैसे कई बार आ जाता है एकदम प्योरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड एडिटोरियल आ जाता है, या फिर प्योरली किसी ऐसे टॉपिक से ऑब्सक्योर से टॉपिक से रिलेटेड से आ जाता है कि कोई वर्ड अफेयर है जो काफ़ी ऑब्सक्योर वर्ड अफेयर है, या किसी कंट्री जो रिलेटिवली लेस नोन कंट्री है उससे रिलेटेड कोई वर्ड अफेयर आ गया, जहाँ पे हमें पता है कि मतलब यूपीएससी जो अगर मैक्रो क्वेश्चन डिजाइन करेगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि नहीं पूछेगा, तो उसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज वो एडिटोरियल सारे मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि वो मीन्स आंसर राइटिंग में एक अपनी ओपिनियन बनाने में हेल्प करते हैं। फिर काफ़ी फैक्ट्स डेटा भी उनसे मिल जाता है। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो उसमें फिर सिटी वाले पेजेस आ जाते हैं। तो सिटी वाले पेजेस को स्किप कर देना है। बहुत एक्सप्रेस पेजेस करके जो एक दो पेजेस आते हैं उनमें कोई कभी कभार एक आधी ठीक न्यूज़ आ जाती है, बट इन जनरल उनमें कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं होती। तो बेसिकली 4 पेजेस जो काफ़ी ध्यान से पढ़ने के लिए होते हैं वो अपना हो गया फर्स्ट पेज के बाद एक्सप्लेन्ड वाला पेज एंड दोनों एडिटोरियल वाले पेज। और जो 2 पेज जो थोड़े कम ध्यान से पढ़ने हैं वो हो गए अपने इकोनॉमी वाला पेज और वर्ल्ड अफेयर वाला पेज। और जिनको काफ़ी नेगलेक्ट कर सकते हैं वो हो गए अपना स्पोर्ट्स सेक्शन
सिटी स्पेसिफिक सेक्शन और एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क करके जो सेक्शन आता है वो वाला सेक्शन। तो ये न्यूज़पेपर का बेसिक पढ़ने का तरीका है। इसके बाद ये आता है कि उसमें से कुछ नोट्स अगर बनाने तो कैसे बनाएं। तो हम न्यूज़पेपर में से, क्योंकि अगर बहुत डिटेल नोट्स बनाने चले गए तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करें तो बहुत ख़राब हो जाता है। इन द सेंस कि अगर न्यूज़पेपर में से डिटेल नोट्स बनाने चले गए तो इट विल टेक अराउंड 2 और 2.5 आवर्स न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने के लिए ही। तो अगर अब 2-2.5 आवर्स हमने ले लिए न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने के लिए, तो बाकी चीज़ों पे टाइम कैसे देंगे? हमें जीएस का भी पढ़ना है, ऑप्शनल का भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं, प्रीलिम्स के मॉक भी लगाने हैं, मतलब देयर आर न्यूमरस थिंग्स टू डू। तो उसका तरीका ये है कि बहुत बस मेंस वर्दी एग्जांपल्स निकालने न्यूज़पेपर से। प्रीलिम्स के लिए मतलब मेरी अप्रोच ये थी कि प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर से कुछ पॉइंट नहीं निकालने, अगर निकालने भी हैं तो वो एक्सप्लेन्ड से कोई बहुत ही ऐसा कोई फैक्ट आ गया जो लग रहा है कि मे बी उसमें कवर ना हो मैगजीन में, और प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जो धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाता है अगर आपने पीवाईक्यू पढ़े हैं तो निकाल लिया। वरना मेनली जो न्यूज़पेपर की यूटिलिटी है वो मेंस के लिए ज़्यादा है। तो अब मेंस के लिए चीज़ें ऐसे निकालनी है कि उनको लाइक एक लाइन में लिख लेना है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई डिटेल्ड कुछ नहीं लिखना। जैसे कुछ पसंद आ गया, जैसे एक आर्टिकल में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि 60% ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया विच विल बी देयर इन 2047 इज़ येट टू बी बिल्ट। तो ये अब ऐसी लाइन हो गई कि मेरे को पता है कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आता है तो मैं इसको कंक्लूजन में यूज़ कर सकता हूँ कि क्योंकि 60% जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा 2047 में, जब हम डेवलप्ड इंडिया का सपना देख रहे हैं, वो अभी बनना बाकी है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ये कि उसको हम बहुत अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से, ग्रीन तरीके से, और एक वेल इक्विटेबल जो ऑल इंक्लूसिव हो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो इट विल बी अ गुड कंक्लूजन। तो वो एक लाइन लिख ली। या कोई एक एग्जांपल ऐसा आ गया, जैसे कोई एग्जांपल हो गया कि जैसे एक रैगिंग विक्टिम था राजेंद्र कचरू, उसके फादर ने कोई एनजीओ, उसके फादर हैं जो एनजीओ चलाते हैं, वो एनजीओ से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में हमें पता है कि जीएस 2 में आते हैं ठीक ठाक। तो वो एक एग्जांपल नोट डाउन कर लिया कि कैसे कचरूज फादर का जो एनजीओ है उसने काफ़ी हेल्प की है यूजीसी गाइडलाइंस डिज़ाइन करने में, सुप्रीम कोर्ट में केस करने में, तो वो नोट डाउन कर लिया। ऐसे एक न्यूज़पेपर से, मतलब मेरी ब्रॉड अप्रोच ये होती थी कि अगर A4 शीट की आधा, मतलब जो बेसिकली A5 शीट होती है, कि एक दिन की न्यूज़पेपर से A5 शीट से ज़्यादा का कंटेंट नहीं निकलना चाहिए। A5 शीट भर ली, जो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स वर्थ काम है, कि 5-10 मिनट उसमें लगेंगे, अगर 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने में लगे तो 10 मिनट में वो A5 शीट भर जाएगी। उससे ज़्यादा कंटेंट न्यूज़पेपर से नहीं निकालना, क्योंकि वो सही है कि वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन फिर हमारे लिए उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम बाकी चीज़ों में मिस आउट कर जाएंगे। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने की ब्रॉड स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से। इसके बाद आता है कि मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी मैगजीन फॉलो करी थी। तो मैगजीन मैंने मोस्टली विजन आईएएस की फॉलो करी थी, मंथली मैगजीन में फॉलो नहीं करता था यूजुअली, मैंने पीटी 365 और मेन 365 फॉलो की थी। और उसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र वगैरह लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनका भी सीन ये है कि वो भी मतलब काफ़ी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उनका भी इतना फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें एक ही टॉपिक पे 5-6 आर्टिकल आएंगे और घूम फिर के कंटेंट एक क्वेश्चन का ही निकाल पाएंगे हम उसमें से। तो वो अपने इंटरेस्ट, अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बाकी एक मैगजीन और जो मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है, वो पीआरएस इंडिया की एक ईयरली कंपाइलेशन वो निकालते हैं, कि उसमें जितने भी नए लॉज, नए पॉलिसी चेंजेज हुए हैं उसको वो कंपाइल करके अप्रैल या मई में अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन है पढ़ने के लिए। बाकी मैगजीन जैसे इंडिया 2024 टू 2025 आएगी इस बार, तो वो सब मैगजीन मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बल्कि हो जाता है फिर उनको पढ़ना। और अगर देखें कि कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो कोचिंग की इम्पोर्टेंस को डिनाई तो नहीं कर सकते। यूपीएससी में कोचिंग की इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि करीब करीब सारे लोग अगर कोचिंग ले रहे हैं, तो अगर कोई इंसान कोचिंग नहीं लेगा तो एक वो हल्के से कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज पे तो आ जाता है। फिर कोचिंग से फ़ायदा ये भी होता है कि कोचिंग से अपना डिसिप्लिन बना रहता है, हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं हमें एक पीयर ग्रुप मिल जाता है, तो एक मोटिवेशन बना रहता है कि नहीं, हमें ये पेपर क्रैक करना ही है। तो एकदम उसकी कोचिंग की यूटिलिटी को डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी काफ़ी उदाहरण हैं जहाँ पे लोगों ने एकदम ही बिना कोचिंग की हेल्प लिए और चीज़ें कवर की हैं। और मैंने खुद ने जीएस की कोचिंग नहीं ली थी। तो कोचिंग की इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके बिना भी काम चलाया जा सकता है। और मैं कहूँगा कि मिडिल वे फाइंड आउट कर लो। मिडिल वे फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि
ऐसा कुछ कर लो कि कुछ चीज़ें जहाँ जो यूट्यूब से करी जा सकती हैं वो यूट्यूब से कर ली, कुछ चीज़ें जिनके छोटे कोर्स परचेज़ किए जा सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट का अलग से कोर्स ले सकते हैं, साइंस एंड टेक का अलग से कोर्स ले सकते हैं, उनके अलग से ऑनलाइन कोर्स ले लिए। और कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर लग रहा है कि कोचिंग इंपॉर्टेंट हो ही जा रही है, जैसे ऑप्शनल है, जिसमें लग रहा है कि शायद कोचिंग का अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा, तो उनकी प्रॉपर कोचिंग भी ले सकते हैं। तो एक मिक्स्ड अप्रोच, और जिसमें मैं कहूँगा कि मेनली फोकस ऑनलाइन कोचिंग पे करना बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ़ायदा होता है कि उनमें रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, घर पे बैठ के देख सकते हैं, किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। जैसे मैं खुद एक मोस्टली नाइट शेड्यूल फॉलो करता था कि रात में दिन में मतलब 5-6 बजे तक उठे रहे, उसके बाद पढ़ाई की अपनी, और 6 बजे से 1-2 बजे तक सो गए, और उसके बाद फिर से अपना मॉर्निंग रूटीन, या उठ के मॉर्निंग तो उसको क्या ही बोलेंगे, आफ्टरनून रूटीन स्टार्ट कर दिया। तो अब कोचिंग अगर ले रहे हो तो ये सब मतलब ये चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मतलब तुम अपने हिसाब से नहीं चल सकते, तुम्हें कोचिंग के टाइम रूटीन के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो जो सब्जेक्ट वो तब जो करवा रहे हैं वो करनी पड़ेगी। तो वो अपना देख सकते हैं कि कैसा इंसान को कैसा कल्चर पसंद है, एक बहुत डिसिप्लिन में रहना पसंद है, या फिर एक अपने अपनी सहूलियत अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी चीज़ों के हिसाब से रहना पसंद है, या सेल्फ मोटिवेशन कितना है। अगर सेल्फ मोटिवेशन इतना है कि हमें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो मे बी कोचिंग की यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, कि खुद का ही मोटिवेशन इतना है कि हमारा काम चल जाएगा विदाउट कोचिंग के भी। तो इन सब चीज़ों को फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जो कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रीलिम्स के टेस्ट में तो क्या होता है कि कोचिंग के टेस्ट मार्केट में मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, तो वो लेके और उनको सॉल्व कर सकते हैं। मेंस के टेस्ट में ये होता है कि मेंस के टेस्ट ऑल दो मार्केट में वो भी मिल जाते हैं, लेकिन उनका इवेल्युएशन करवा पाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ मेरे को लगता है कि कोचिंग में ले ही लेनी चाहिए। तो और मेंस की टेस्ट सीरीज़ अगर देखें भी तो वो थोड़ी साउंड महंगी करती है, लेकिन अगर कोई पूरे टेस्ट दे रहा है तो तुम कोचिंग से उससे ज़्यादा, लाइक जितने पैसे तुम उनको दिए होते हैं उससे ज़्यादा का वर्थ आउटपुट निकाल लेते हो। कि अगर मान लो कोई मेंस की कोचिंग टेस्ट सीरीज़ है, कोई 12,000 रुपये की है, और वो 40-45 टेस्ट प्रोवाइड करवा रही है आपको मेंस के, और वो सबको तुमने 40-45 पूरे टेस्ट दे लिए और सबको उन्होंने एवेल्यूएट करके दे दिया, तो वो डेफिनेटली उन्होंने बल्कि उससे ज़्यादा स्पेंड कर दिया तुम्हारे ऊपर। वो उनके लिए वो जो कॉस्ट बेनिफिट निकल रहा है उनके लिए, जो उनके लिए वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन रहा है, उसका रीज़न ये है कि मोस्टली लोग वो टेस्ट सीरीज़ परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन देते नहीं है टेस्ट की। लाइक 40-45 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ ले ली, लेकिन दिए उसमें से 5 टेस्ट ही, या फिर मे बी एक भी नहीं दिया। तो वो नहीं करना है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ ले लो। एक तो आई बिलीव कि थोड़े कम टेस्टों वाले ले लो, इतनी की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 टेस्ट भी तुम इवेल्यूएट करवा लेते हो, उसके बाद तो तुम सेल्फ इवेल्यूएशन भी कर सकते हो। तो एक छोटी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, और सेकंड ये कर सकते हैं कि उस छोटी टेस्ट सीरीज़ को पूरा करो। उसमें मतलब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर टेस्ट सीरीज़ ले लिए तो उसका बिल्कुल जो डे है उसी पे टेस्ट देना है। एट मैक्स +5 तक चल जाएगा कि डे जो डेजिग्नेटेड डे है कि इस डे पे टेस्ट ओपन हो रहा है, वो 10 फ़ेब है तो तुमने 15 फ़ेब तक दे दिया उस टेस्ट को, उससे ज़्यादा लापरवाही नहीं चलेगी। मतलब जो टेस्ट है उसको दे दो, तो वो डेफिनेटली एडवांटेजियस है। तो यही कहूँगा, प्रीलिम्स के टेस्ट मार्केट से डायरेक्ट परचेज़ कर लो, और मेंस की टेस्ट सीरीज़ ले लेनी चाहिए। इसके बाद आता है कि यूपीएससी तैयारी का मोटिवेशन कहाँ से मिला। तो यूपीएससी तैयारी का मोटिवेशन एक तो बचपन से ही था, क्योंकि मोस्टली हम जितने भी जो मिडिल रंग के टाउन से बिलोंग करते हैं, या फिर रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनके मन में ये बचपन से डाला जाता है कि अगर कोई टॉप जॉब है देश में तो वो है, जो काफ़ी हद तक सच भी है, कि एक अच्छी एक लीडरशिप रोल यहाँ पे मिलता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सही में एक पॉजिटिव चेंज लेके आने की सोसाइटी में, और रुतबा, पावर, वो सब तो एक अलग एडेड एडवांटेज है ही। तो एक तो वही मोटिवेशन था जो बचपन से था। उसके बाद कॉलेज में मोटिवेशन था, जैसे कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स कमेटी का को कन्वीनर था। तो वहाँ पे जो चीज़ें करी कि मैनेज किया कि कॉलेज का स्पोर्ट्स फेस्ट कैसे करवाना है, कैसे उसके फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, कैसे लोगों को बुलाना है, कैसे स्पॉन्सरशिप अरेंज करनी है। तो वो सब लगा कि मतलब ऐसा कुछ रिलेटेड काम में अगर अपनी मेरी जॉब ऐसे कुछ रिलेटेड काम से होगी तो वो मेरे को अच्छा लगेगा। थर्ड मोटिवेशन मैं कहूँगा काफ़ी यूट्यूब चैनल्स, जैसे दिस यूपीएससी टाइम्स, ऑल्सो दिस चैनल जिस पे मैं बोल रहा हूँ अभी, ये चैनल हुआ, और काफ़ी काफ़ी सारे स्टडी आईक्यू का एक चैनल है, उस पे ये सब वीडियोस काफ़ी वायरल हो गई थी, तो उन वीडियोस को देख देख के मन करता था कि हमें भी ये सब करना चाहिए। तो और मेन रीज़न जो कहूँगा कि अंदर से मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक चाह है
कि एक सही में एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है, सही में कुछ ऐसा करना है। मतलब एक हमारी अगर कैपेबिलिटीज़ है, हमारा संविधान क्या बोलता है कि हमें जिस भी फील्ड में जाओ उसमें हमें एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना है, और हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं बेसिकली अगर वो उस फील्ड से अलाइन होती हैं तो बेस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास जो है, मतलब आपके पास अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, आपके पास एक इन जनरल एक लीडरशिप क्वालिटी है, जहाँ पे आपके पास एक अप्रोचेबिलिटी की क्वालिटी है कि लोगों को आपके पास आने से डर नहीं लगता, तो कितना अच्छा है कि आप उसमें स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस करें और वहीं ऐसे किसी पोजीशन पे पहुँचें जहाँ पे वो आपकी जो क्वालिटी है वो मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज हो। तो वो भी एक रीज़न है कि अगर ऐसा आपको कुछ भी लगता है तो आपको यूपीएससी में आना चाहिए अनडाउटेडली। फिर आता है कि यूपीएससी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें। तो सोशल मीडिया का यूज़ यूपीएससी में एक तो ये होता है कि जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये अगर बंद नहीं करते हैं, जैसे काफ़ी एस्पिरेंट बंद कर लेते हैं, मैंने कुछ टाइम के लिए बंद किया था बट बाद में इन माई फोर्थ फिफ्थ सिक्स अटैम्प्ट मैंने यूज़ किया था इनको। तो उस पर काफ़ी सारे ऐसे पेजेस फॉलो कर सकते हैं जो रेगुलर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे टेलीग्राम पे एक ग्रुप मैंने ज्वाइन कर रखा था जिसमें वो डेली 20-25 एमसीक्यू डाल देते थे। अब वो 20-25 एमसीक्यू उन्होंने डाले हुए हैं, तुम डेली उनको सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ फ़ायदा करती है। उसके बाद देखें अगर कि जैसे यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनलों में ऑल्दो ऐसा भी हो जाता है कि कई बार वो हाइपर मोटिवेशन हो जाता है जिसका रियल मीनिंग थोड़ा कम होता है, लेकिन इन जनरल वो चीज़ फ़ायदा भी करती है कि वीडियो देख रहे हो जिसमें दिख रहा है कि कोई एक बड़ा सिविल सर्वेंट कैसे सोसाइटी में चेंज लेके आया या फिर कैसे उसको एक पावर इज्जत मिल रही है, तो वो सब देख के एक मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन आता है। उसके बाद देखें कि यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन बेटर ऑप्शन है। ऑफलाइन करी जा सकती है, उसमें थोड़े एडवांटेज हैं कि फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल जाता है, एक कांस्टेंट मोटिवेशन बना रहता है, लेकिन इन जनरल ऑनलाइन बेटर है। फिर आता है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पेरेंट्स से टच में रहें। अगर पेरेंट्स से टच में हैं, मतलब पेरेंट्स से डेली बात कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने आप ही थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें रियलाइज़ होने लगती हैं कि यार एज हो रही है लेकिन हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका है कि रिलेटिवली सॉलिट्यूड में जा सकते हैं। मतलब रिलेटिवली सॉलिट्यूड से मेरा सेंस है कि बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15-20 लोगों से बात चल रही है, 15-20 लोगों से बात चल रही है डेली की, उसी में अगर 5-6 घंटे बर्बाद हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बनेगा। हाँ, कुछ की 2-3 फ्रेंड्स हैं, मे बी वो भी तैयारी में इन्वॉल्व हैं या फिर इवन नहीं भी इन्वॉल्व हैं, उनसे बस अपना एक मोनोटोनस रूटीन को ख़त्म करने के लिए उनसे बातें कर लीं और अपनी नॉर्मल पढ़ाई वाली चीज़ में चले गए, तो वो है। तीसरा है कि इनर मोटिवेशन हाई होना चाहिए। मतलब यूपीएससी का जो मेरे को लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टू क्लियर यूपीएससी जो है वो यही है कि अपना इनर मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए और थोड़ी सी एक अग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए उसमें। मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे करना है तो करना है, डेफिनेटली करना है। और मतलब इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। थोड़ा बहुत टाइम के लिए अगर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाओ तुम कि 15-16 घंटे भी पढ़ रहे हो तो चलता है। मतलब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती, लेकिन ये सब चीज़ें एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह भी काम करती हैं कि यार मैंने वो 15 दिन कैसे निकाले थे जब मैंने एकदम ही मतलब स्लीपलेस नाइट्स निकाल दी थी। तो वो सब चीज़ें हैं कि वो सब चीज़ें अगर करेंगे तो मोटिवेशन बना रहता है। उसके अलावा एक सही में जो दिल में सोच रखा है कि ये मेरा एम है, अगर मैं बन जाऊँगा तो ये करूँगा, उस चीज़ को अपने आप को एक कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहो कि अगर मेरी जगह कोई ऐसा इंसान गया जो मेरे से कम काबिल है, मे बी मतलब मन में सोचने में क्या जाता है, तो देश के लिए बेहतर नहीं है, मैं जाऊँगा, मैं बेटर करूँगा ये चीज़, ये ऐसे करूँगा, तो वो सब सोचते रहो तो अपने आप ही एक मोटिवेशन बना रहता है। इसके अलावा आता है कि मैं चैट से देख लेता हूँ। इसके अलावा कि सर टेस्ट कब देना चाहिए, जब पूरा सिलेबस पढ़ लूँ कम से कम 2 बार। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से टेस्ट देना जल्दी शुरू कर देना चाहिए, दोनों ही, प्रीलिम्स के भी और मेंस की। प्रीलिम्स के तो खासकर काफ़ी जल्दी शुरू कर सकते हैं। मतलब इवन ऐसे सब्जेक्ट के भी टेस्ट दिए जा सकते हैं जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। मतलब मेरी तो इवन जब प्रीलिम्स के टाइम हो तो स्ट्रेटजी भी यही रहती थी कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो इन्वायरमेंट के टेस्ट दे लो, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी को तो नहीं, साइंस एंड टेक का टेस्ट दे दिया, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो अगर तो तुमने इकोनॉमी का टेस्ट दे दिया। तो मतलब पढ़ कुछ रहे हो, टेस्ट कुछ दे रहे हो। इससे क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप होती है कि चीज़ों को कनेक्ट करने लगते हैं कि इकोनॉमी का कोई कंसेप्ट कैसे उसमें कनेक्ट हो रहा है,
एनवायरनमेंट में कनेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट का कोई कंसेप्ट कैसे पॉलिटी में कनेक्ट हो रहा है या गवर्नेंस में कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूरा कोर्स कर लूँगा तब टेस्ट दूंगा, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इसकी वजह से फिर टेस्ट कभी नहीं दे पाते। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक इनिशियल थोड़ा फेज़ जो होता है उसमें एकदम टेस्ट पे भी कूदना सही नहीं है, क्योंकि फिर वो डिमोटिवेशन हो जाएगा, वो एक बेकार तरीके से काम करेगा, क्योंकि फिर बहुत ही गंदे मार्क्स आ रहे हैं। तो थोड़ी सी एक जब 2-3 महीने में बेस डेवलप होने लग जाए, जब एक लगने लग जाए कि चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तब टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। और टेस्ट से पहले ये शुरू कर देना चाहिए कि उसको एक छोटे लेवल पर करने लग जाओ, क्योंकि एक साथ 100 MCQ सॉल्व करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टास्क है। एक साथ 20 के 20 मेंस के क्वेश्चन पेपर में लिख देना वो भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो बेटर तरीका ये है कि मिड वे ढूंढ लो, कि पहले 5-5 या 10-10 MCQ पर डे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक आंसर 2 आंसर डेली लिख रहे हैं, इवन विदाउट टाइम लिमिट लिख रहे हैं, इवन पॉसिबल है कि नकल करके लिख ले रहे हैं, बट एटलीस्ट एक हम्बल बिगनिंग कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे 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 अपना एक एक स्किल डेवलप करते जाओ, कि पहले अपना देख लिया कि हम बिना बिना देखे आंसर लिखने लग गए, एक इतनी स्किल डेवलप कर ली। फिर एक बार समझ में आ गया कि यार अब बिना देखे आंसर लिख पा रहे हैं, बस टाइम की दिक्कत आ रही है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे, एक बार में मान लो 2 ही क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। तो फिर भी सोचा कि चलो अब टाइम वाली चीज़ भी बाद में देखेंगे, एटलीस्ट हमने एक स्किल डेवलप कर ली है कि अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका अच्छा बुरा जो भी लिखते हैं, लेकिन हम बिना देखे आंसर लिख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप पे आए, सेकंड स्टेप पे अब हम आए कि हम एक साथ में 10 आंसर लिखेंगे, 10 आंसर लिखना भी स्टार्ट हो गया। थर्ड वाला सेकंड स्टेप का ही फर्दर पार्ट आया कि हम एक साथ में 20 आंसर पूरा पेपर लिखेंगे। अब उसमें हो सकता है कि 3 घंटे की जगह 6 घंटे लग गए, तो लेकिन हमारे 2 स्टेप क्लियर हो गए हैं कि अब हम बिना देखे आंसर लिख सकते हैं, और हमने अपनी इतनी कैपेसिटी डेवलप कर ली है, अपनी बॉडी की फिजिकल कैपेसिटी और मेंटल कैपेसिटी दोनों ही, कि हम एक साथ 20 आंसर लिख सकते हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे कि हाँ ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप है कि हमें ये आंसर 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं। तो वो 3 घंटे में कंप्लीट करने पे जोर डालना शुरू किया। तो ये एक मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप तक है, तब तक बिना कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ की हेल्प के कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ले लो तो हमें एक एक्सटर्नल इवेल्युएशन भी मिल जाता है कि अब हम आंसर टाइम पे भी लिख पा रहे हैं, पूरे भी लिख पा रहे हैं, तो कैसे लिख पा रहे हैं वो भी हमें एक पता लग जाए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मेरे हिसाब से फॉलो करनी चाहिए और जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, क्या ही होगा, बेकार आंसर लिखेंगे। उस उसकी जो आंसर की आएगी, उस आंसर की से वो आंसर पढ़ेंगे, तो बुक से पढ़ते आंसर की से पढ़ लिया, वो टॉपिक तो प्रिपेयर हो ही गया। तो ये बेटर अप्रोच है कि टेस्ट को भी एज अ सोर्स ऑफ स्टडी बना लो, रेदर देन कि हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद उसको रेप्लिकेट करेंगे उस शीट पे या फिर कुछ दिखाएंगे। उसको एक जनरल अप्रोच रखो, क्या पता तुम टेक्स्ट बुक से भी अच्छा आंसर लिख दो अपने मन से, एक अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स भी दिखाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए टेस्ट लिखना काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब 3 महीने की प्रिपरेशन के बाद दोनों प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। मतलब लिखना एटलीस्ट कुछ MCQ सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मेरा मीडियम क्या था। तो मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था। तो इसमें भी यही है कि मतलब ऑल्दो मेरी स्कूलिंग तो हिंदी मीडियम से हुई है, लेकिन एक तो उसका रीज़न ये था कि जैसे जो ऑप्शनल था मेरा इकोनॉमिक्स, तो उसमें हिंदी मीडियम में उतना अच्छा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सेकंड ये है कि कॉलेज पूरा इंग्लिश मीडियम में हुआ था, तो कॉलेज अगर इंग्लिश मीडियम में होता है तो धीरे धीरे इंग्लिश लिखने की आदत रिलेटिवली बेटर हो जाती है और हिंदी लिखने में थोड़ा सा डर लगता है। थर्ड फिर ये भी है कि हिंदी मीडियम से जो एक बिटर ट्रुथ है कि उतने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नहीं हैं जितने इंग्लिश मीडियम से हैं। हालांकि उसका बड़ा रीज़न ये है कि प्रीलिम्स में ही हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जब से 2013 का CSET वाला चेंज आया है। तो ये दिक्कत तो पॉलिसी लेवल पे ही है, लेकिन हम अब पॉलिसी लेवल पे जाके तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम एक सही ऑप्शन हो जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम में भी काफ़ी लोग हैं, मतलब अभी सेलेक्टेड लिस्ट में भी 1-2 लोगों से मेरी बात हुई जिन्होंने अच्छा किया है। तो मतलब बायस तो नहीं है, जितना मेरे को समझ में आया है कि अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लो तो मेंस चाहे तुम हिंदी मीडियम में दे रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो, यूपीएससी के दिमाग में वो बायस नहीं है। मतलब इफ़ यू आर गिविंग देम गुड क्वालिटी कंटेंट तो वो उस चीज़ को रिवॉर्ड करेंगे ही करेंगे। तो वो एक अपना चॉइस हो सकती है। इवन जैसे मेरे को ये भी लगता है कि इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम थे क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया था, शायद हिंदी मीडियम में दिया था तो थोड़े बेटर मार्क्स हो सकते थे, क्योंकि अपने थॉट्स को बेटर कन्वे कर पाता। तो कभी कभी मतलब उसका एडवांटेज भी हो सकता है। एक ये है कि मैप्स समझ में नहीं आते तो मैप्स का क्या करें। तो
ये तो मैं कहूँगा कि हर किसी इंसान की अपनी अपनी थोड़ी स्किल तो होती है। जैसे मैप्स वाली स्किल मेरी भी रिलेटिवली कमज़ोर है। उतना उतना जितना काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री का बॉर्डर किस कंट्री से लग रहा है, कितना लग रहा है, और एकदम कोई सी है तो उसके आसपास कितनी सारी कंट्रीज़ हैं। तो वो किसी किसी की बेटर होती है, किसी किसी की कम होती है, लेकिन मैप्स यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉट जस्ट फॉर कि मैप से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कोई क्वेश्चन अगर इसी पे आ जाता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, तो अगर हमें मैप का आइडिया नहीं है कि अपनी पर्शियन गल्फ़ कहाँ से जा रही है, अपना ये रेड सी कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो उसके जो हम आईएमईसी कॉरिडोर बनेगा उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी, कौन कौन से पोर्ट उनके इन्वॉल्व होंगे, अगर इसका बेसिक आइडिया नहीं है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आंसर करने में डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे। तो इसका यही है कि टेक इट एज अ चैलेंज कि यार मैप समझ में नहीं आते लेकिन मेरे को समझने हैं। तो उसमें हेल्प ले सकते हैं, किसी कोर्स वगैरह ले सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी मैपिंग सेशंस अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और धीरे धीरे मैप्स का यूज़ ज़्यादा करना शुरू करो। मैप्स का यूज़ करो तो उसका एडवांटेज भी होता है। जैसे मान लो टाइगर रिजर्व्स याद करने हैं कि कंट्री में कहाँ कहाँ है टाइगर रिजर्व, तो एक एक करके याद करो। बहुत मुश्किल है याद करना। मैप्स में भर लो कि राजस्थान में ये 4 हैं, गुजरात में ये 2 हैं, और महाराष्ट्र में इतने हैं, एमपी में इतने हैं, और उनको मैप्स में भर लो। तो वो इंसान की जो पिक्चर मेमोरी होती है वो डेफिनेटली थोड़ी बेटर होती है, और वो दिमाग में प्रॉपर शेप हो जाती है कि हाँ कि यार इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे है, और मे बी ये रिवर यहाँ से निकल रही होगी, तो ये इस रिवर इस टाइगर रिजर्व से निकल रही होगी। तो वो सब रिलेटिवली कनेक्शन भी बेटर ड्रॉ कर पाता है इंसान। तो इसलिए मैप समझ में नहीं आ रहे, ये कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फेस करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसका ये है कि इस प्रॉब्लम को अनरिजॉल्व्ड नहीं छोड़ सकते, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका तरीका यही है कि थोड़ा जिनको समझ में आते हैं उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की नीड है, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की नीड है। फाइनली कि रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन में ये है कि एक तो जब यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ो तो नोट्स मत बनाओ, और सेकंड टाइम किसी चीज़ को पढ़ो तो थोड़े से उसके नोट्स बनाए जा सकते हैं, और उसके बाद फिर सोलली नोट्स पे रिलाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत बुक के नोट्स बनाए थे, तो सेकंड टाइम जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी तो उसके नोट्स बना लिए थे, और वो कुछ 100 पेजेस में आ गए थे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे किसी पे आई विल शेयर देम ऑल्सो। तो उसके बाद फिर मैंने कभी वो बुक नहीं उठाई, उसके बाद वो वही छोड़ दिया। सेकंड तरीका ये हो जाता है कि किसी के पहले से जो नोट्स बने हुए हैं उनको उठाया, उसमें अपने बस रेड पेन से या किसी डिस्टिंक्टिव कलर के पेन से अपने अपने कमेंट्स उसमें ऐड करे, करंट अफेयर्स या कुछ भी वैल्यू एडिशन अपना ऐड किया, और उसी को अपने नोट्स बना लिया, तो वो फिर रिवीजन के लिए आसान हो जाते हैं। और तीसरा मेंस के रिवीजन के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि जितना भी वैल्यू एडिशन कंटेंट इंसान प्रिपेयर करे, जैसे डेटा है, चार्ट है, फैक्ट्स हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं, कुछ कोट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, ये सब अलग से एक कॉपी में बना के रख लो। और उसका एक जो काफ़ी अच्छा तरीका है, जो मैंने बहुत तो फॉलो नहीं किया था, कि अपने ऑप्शनल के लिए फॉलो किया था एंड इट डेफिनेटली हेल्प्ड, उसका तरीका ये भी है कि उनके शॉर्ट वॉइस नोट्स भी बना के रख सकते हैं। कि जैसे पॉलिटी गवर्नेंस के नोट्स बना लिए, और उनका हाफ एन आवर का एक वॉइस नोट बना लिया, उस नोट्स को खुद ही की वॉइस में जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, और उसी को रिपीट पे सुनते रहे, तो वो चीज़ें रटने लग जाती हैं। और मतलब ये ट्रुथ है कि मेमोराइजेशन यूपीएससी की एक इसेंशियल डिमांड है, कि ठीक ठाक रटना पड़ता है, बस अंडरस्टैंडिंग काफ़ी नहीं है। तो वो रटने में हेल्प भी कर देते हैं। इसके बाद अगर फाइनल टिप्स मेरी तरफ से कोई है, तो फाइनल टिप्स यही है कि एक तो नेवर इग्नोर फिजिकल एक्टिविटी। एकदम स्पोर्ट्स, रनिंग, जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस पर अच्छा खासा, उस पर मतलब सेकेंडरी फोकस, प्राइमरी तो ऑब्वियसली पढ़ाई पर रहेगा, तो सेकेंडरी फोकस फिजिकल एक्टिविटी पर रहना चाहिए। सेकंड जो टिप्स हैं कि सुपर हाई मोटिवेशन में रहना चाहिए। इसमें कोई कोई डाउट नहीं है कि सुपर हाई मोटिवेशन हेल्प करता है यूपीएससी में। यूपीएससी इज़ नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस, यूपीएससी इज़ अ गेम ऑफ परजीवरेंस, यूपीएससी इज़ अ गेम ऑफ कि तुम कितने कितने उस चीज़ को, मतलब कितना उस चीज़ को चाहते हो, कितना उस चीज़ को करने के लिए, कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो वो इसलिए मतलब इसमें बिल्कुल ही डाउट नहीं है कि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई है, तुम्हारा मोटिवेशन हाई है, और एकदम पता है कि लगे रहना है, तो वो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो और उसके अलावा एक कि फैमिली डायनामिक्स ख़राब नहीं करने, कि कीप टॉकिंग विद फैमिली मेम्बर्स, थोड़ा वो कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, लेट इट गो। और
फ्रेंड से बात करते रहना है, एकदम कट ऑफ नहीं होना सबसे। और लास्ट की मतलब अवॉइड लार्ज ग्रुप्स कि जो बहुत ही ज़्यादा लाइक जिसमें 3-4 घंटे 5-6 घंटे दिन के चले जा रहे हैं। एंड एकदम फाइनल इज़ की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मतलब अगर स्टडी आवर्स के सेंस में देखें तो जब अपना रिलेटिवली रिलैक्स टाइम होता है, जैसे प्री कंप्लीट हुआ है लेट्स से, या फिर जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसको ऐसा कुछ ऐसे बहुत 15-16 आवर्स पुट इन करने की नीड नहीं है। वो अपना एक सस्टेनेबल तरीके से 8-10 आवर्स पर डे के पुट करता रहे, अपना पढ़ता रहे। फिर जैसे जैसे प्री पास आ रहा है वो बढ़ाता जाए। मतलब हो सकता है कि प्रीलिम्स के जस्ट 1 मंथ बिफोर प्रीलिम्स यू आर पुटिंग इवन 11-12 आवर्स पर डे, और उसके बाद और मीन्स आ रहा है तो मीन्स में हो सकता है और ज़्यादा आवर्स भी बढ़ाओ। तो वो एक मैनेज करते रहो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। मतलब बीच में ऐसा भी एक मंथ हो सकता है जब मोटिवेशन उतना हाई नहीं है और 2-3 घंटे 3-4 घंटे ही दिन के दे रहे हैं, बट वो चलता रहना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर तुम कभी मिस नहीं कर रहे, तुम जितने भी आवर्स हैं दिन के वो तुम पुट करते जा रहे हो, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। दीज आर दी लाइक फाइनल टिप्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कमेंट होता है, एक लास्ट कमेंट में देख लेता हूँ। PYQ एनालिसिस और इकोनॉमी की बुक के लिए मैंने बताया था। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे, और उसके अलावा नितिन सिंघानिया भी लोग फॉलो करते हैं, बट आई थिंक मृणाल सर के नोट्स थोड़े बेटर हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स भी उसमें काफ़ी ऐड कर देते हैं। थोड़ा बल्की हैं वो, तो उसमें थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि पिलर 1, 2, 3 जो उनके नोट्स में होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो, और पिलर 4, 5, 6 जो बाद वाले जो इंडियन इकोनॉमी से कोर मतलब कंसेप्चुअल से ज़्यादा वो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कैसा कर रहा है, इंडस्ट्री कैसा कर रहा है, उससे रिलेटेड हो जाते हैं, उन पर थोड़ा सा रिलेटिवली कम फोकस कर सकते हैं। और PYQ एनालिसिस का मैंने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो डू वॉच दैट। थैंक यू सो मच।